श्री काशीराम। आप लोग भी नहीं पाओगे ना। अध्यक्ष जी, ये खुशी की बात है कि हम लोग 50 साल की आज़ादी के बाद पिछले 50 साल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इसके बारे में हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले मुझे नहीं लगता था कि इस सदन में इस किस्म की चर्चा होगी और इस देश में पिछले 50 साल में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है, उनकी बात इस सदन में उठेगी। इसलिए मैंने 15 अगस्त से अपनी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम बनाया था कि अगर इस सदन में चर्चा नहीं होती है या इस देश के हुक्मरान इस किस्म की चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो पिछले 50 साल में जिनका नुकसान हुआ है उनको इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 15 अगस्त से कन्याकुमारी से कोहिमा, कारगिल, पुरी, पोरबंदर, देश के 5 कोने हैं, 5 कोनों से हम लोगों ने अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया है। लेकिन खुशी की बात है क्या अब इस संसद में भी, इस सदन में भी इसके बारे में चर्चा हो रही है और मुझे भी कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये स्पेशल सेशन है, इसलिए इसमें जिस मकसद के लिए स्पेशल सेशन बनाया गया है उसके बारे में अगर ज्यादा चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। जो ऑर्डिनरी सेशन हैं, जो हमेशा लोकसभा के सेशन होते हैं, अगर उस किस्म का डिस्कशन हम इन 4 दिनों में करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जो पिछले 50 साल में देश के लिए कोई खास एजेंडा नहीं बना पाए, आने वाले समय में भी शायद नहीं बना पाएंगे। मेरा अनुमान है कि पिछले 50 साल में बहुत शुभ कामनाओं हमने देखी हैं। हमारे देश का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल शुभ कामनाओं से भरा पड़ा है। प्रीएम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से शुभ कामनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 45 साल, 50 साल में से कांग्रेस पार्टी ने रूल किया तो उनकी तरफ से भी शुभ कामनाओं की कोई कमी नहीं रही है। उनके जो रेजोल्यूशन हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो प्लान बनाए हैं वो भी ठीक लगते हैं, प्रोग्राम बनाए हैं वो भी ठीक लगते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उसके कारण कांग्रेस भी आज मुश्किल में नजर आती है। कांग्रेस के अलावा हम लोगों ने दूसरी पार्टियां भी देखी हैं। इस देश के दबे कुचले लोगों ने हर किस्म की पार्टी आजमाई है, अगर देश में नहीं तो प्रदेशों में तो जरूर आजमाई है। उस आजमाइश के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर पार्टी की तरफ से शुभ कामनाएं तो बहुत हुई हैं, रेजोल्यूशन भी अच्छे पास हुए हैं और हर पार्टी की तरफ से बातें भी अच्छी हुई हैं, लेकिन काम जो होना चाहिए था
वो नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण अगर हम ढूंढें तो मैं समझता हूं कि अगर पिछले 50 साल में हमने इसका कारण ढूंढा होता तो शायद हमें कोई हल मिल गया होता, लेकिन हल ढूंढे बगैर ही हम आगे बढ़ते गए हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछले 50 साल में हमारे देश में अंग्रेजों के राज में जो कल्चरल रिवोल्ट देश के कोने कोने में उभर रहा था, इस देश की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में जो रिवोल्ट देश के कोने कोने में हमें नजर आ रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में हमने नहीं सोचा, उसके ऊपर हमने गौर नहीं किया। उसके ऊपर गौर करने की बजाय उसको दबाने की कोशिश की गई। पिछले 50 साल में उस कल्चरल रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज हमारे सामने उसका नतीजा है। महाराष्ट्र में 1848 से कल्चरल रिवोल्ट शुरू हुआ। 1956 तक 108 साल लगातार ये कल्चरल रिवोल्ट चलता रहा। 1848 से 1891 तक महात्मा ज्योतिराव फुले की देखरेख में, 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में, 1922 से 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में ये रिवोल्ट, ये विद्रोह, ये रिवोल्ट की भावना हमें महाराष्ट्र में नजर आई। और मैं समझता हूं कि अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम नोट लेकर कोई हल ढूंढ सकते थे। जिन लोगों के लिए महाराष्ट्र में आवाज उठती थी, उन लोगों की आवाज बंद करने से पिछले 50 साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने, जो 1924 में कांग्रेस के तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने वैकम सत्याग्रह में हिस्सा लेने का फैसला किया तो गांधी जी ने उनसे कहा, उनको सलाह दी कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ या सामाजिक दिशा में इस किस्म का रिवोल्ट करना ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इसके ऊपर गौर किया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण कांग्रेस आज तमिलनाडु में भी आज पीछे जा रही है। और इसी तरह से हम बंगाल में देखते हैं कि पिछले 17-18 साल से कम्युनिस्टों का राज है, उससे पहले 20 साल से राज है और उससे पहले कांग्रेस का उधर राज रहा है। लेकिन बंगाल में भी जो 19वीं सेंचुरी में चंडालों का रिवोल्ट था, उसका नोट अंग्रेजों ने लिया, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं लिया है। पिछले 50 साल से उसका नोट हमारी सरकार ने नहीं लिया है। जो चंडाल, वो उनके साथ जो अन्याय होता था, उनके साथ जो मुश्किलें थी उनके बारे में वो अंग्रेजों के सामने रखते थे। अंग्रेज उनका कुछ ना कुछ हल ढूंढते थे। और जो 1891 तक सेंसस में चंडाल का नाम हमें नजर आता है, उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि चंडाल का नाम हमसे हटाया जाए, हमें नमः शूद्रा करके लिखा जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और 1901 से चंडाल की बजाय नमः शूद्रा उनका नाम आज हम जानते हैं। और उसके बाद 1946 तक
उन नमशूद्रा लोगों की जो विद्रोह था, उनका जो रिवोल्ट था और इस देश की जो समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह था, तो 1946 तक हमें नजर आता है, 1947 के बाद हमें नजर नहीं आता है। इसी तरह से देश के कोने कोने में इस किस्म का रिवोल्ट 1947 तक हुआ, लेकिन 1947 के बाद वो रिवोल्ट हमें नजर नहीं आया। वो बात कहने वाले लोग को डिस्करेज किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए भी प्रबंध किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे से जाकर और कलकत्ता क्रॉस करके जयसुर और खुलना से उनको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना पड़ा। जयसुर और खुलना से जब चंडालों ने उनको चुनकर भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो भाई उसका जो प्लीज नमशूद्रा अभी आज हम कहते हैं उनको, कोई बात नहीं, अगर चंडाल नहीं कहते हैं तो जो चंडालिका है, जो टैगोर ने चंडालिका लिखी है, उसको भी कंडेम करो। टैगोर की कहानी है चंडालिका, तो उससे हमें कुछ पता चलता है उस जमाने के इतिहास के बारे में। तो आज काशीराम जी, अगर आप इधर एड्रेस करके सब्जेक्ट में बोलिए, उनके देखे मत, फिर यहाँ नहीं, मुझे तो उनका नोट लेना चाहिए। अगर उन लोगों ने नोट नहीं लिया है हमारा, तो हमें तो दूसरों का नोट लेना चाहिए। अगर हम कोई बुरी बात कह रहे हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का जो विद्रोह है, इस किस्म का जो रिवोल्ट है, अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम उसके हल ढूंढ सकते थे, लेकिन हमने इस किस्म के हल ढूंढना जरूरी नहीं समझा। कब तक जरूरी नहीं समझा? जब तक किसी की कुर्सी हिलने नहीं लगी। जब तक किसी की कुर्सी नहीं हिलने लगी तो तब तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इस रिवोल्ट का हमें नोट लेना चाहिए। आज हम लोग उठकर कुछ कुर्सी हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो लोग उसका नोट लेने लगे। और मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस सदन में कुछ ज्यादा समय मिलेगा या लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मेरी बात कड़वी होने के बावजूद भी हमारे जो सदस्यगण है वो सुन रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि ये कड़वी बात कहना जरूरी है, ये बात कहना जरूरी है और इस बात का नोट लेना जरूरी है और इसके बारे में कोई प्रबंध करना जरूरी है। इसके बारे में कोई प्रबंध करना जरूरी है। मुझे नहीं, मैं अपने साथी को जानता नहीं हूं जिनको चंडाल कहने से दुख हुआ है। दुख तो सुनिए, जो बता रहा था वो इतिहास गलत है, इतिहास ठीक नहीं है। मिस्टर आसिम मला, चंडाल कहो आप सरदार करो, जो भी कहिए, मिस्टर आसिम मला, मतलब नहीं है। मिस्टर आसिम मला, you see, you are a senior नहीं, member. sir, When you want to speak, he should yield to you. Interpreted my that's not the way. name as I am saying. I am very much angry with this word that Chandal. I am not angry with that word. No, if you want to say anything, he should yield to you. That is the procedure established in this house. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हमने उस वक्त जो बातें कही गई है अंग्रेजों के जमाने में, अगर उन बातों का हमने बाद में भी उसका नोट लिया होता, मैं कहना चाहता हूं गांधी जी ने जो कहा था कि 1924 में कि अनटचेबिलिटी हमारा एजेंडा नहीं है, तो उसके बाद जो अनटचेबल्स की हालत को सुधारने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी, तो अगर वो बात के ऊपर When you get, Mr. Panigrahi, when you get the chance, you can say, why are you disturbing him? No, that is not. No, please don't. May I request all of you,
see, you should have tolerance. आज No, you are not. गांधी जी का अपना एजुकेशन था। नहीं, you see, you can't. बोलो ना जितना You can't endorse Mr. Panigrahi. रैंक विद्या टू ये व्हाट इज देयर बट ये जो बात है डिस्ट्रक्शन है सुनने की कोशिश कीजिए Please, no, please conclude. पदयात्रा किया था पूरी से शुरू करके ये क्या बात है बंगाल से Please. बंगाल से Now you conclude, Mr. 8 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। बंगाल से 8 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। उन सीटों पर कोई दूसरा आदमी चुनकर नहीं आ सकता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब बंगाल के बारे में हम इधर सुनते हैं, या तो हमें चैटर्जी बोलते नजर आते हैं, या फिर कोई और मुखर्जी हैं, अपनी ममता जी हैं, ये बोलती हैं, या फिर अभी ये साथी हैं मेरे ख्याल भी बंगाल से ही हैं, तो हैं बंगाल से हैं, तो इनको हमें कभी ज्यादा जो 8 लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो शेड्यूल कास्ट के बारे में बोलते हुए हमें कभी बंगाल से नजर नहीं आए हैं जी। चलो कोई बात नहीं है। तो आज मैंने हर रोज तो मैं पार्लियामेंट में नहीं आता हूं, आज आए हैं तो आज वो बोलते हैं, लेकिन उनको अपने इतिहास के बारे में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्री काशीराम मुझे जी, अपने इतिहास के बारे काशीराम में जी, जानकारी नहीं है। अभी कंक्लूड। तो खैर मैं ये अपनी बात की तरफ आता हूं कि अगर 1924 के बाद जो गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, अगर हम 1947 के बाद ये एजेंडा बनाया होता और 1947 से पहले 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, लेकिन वो भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोटर से चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे, असेंबली में रखेंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे तो वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह से तो वो 1932 में जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वो तो चला गया। 1942 में उन्होंने फिर अंग्रेजों से बात की। अंग्रेज जो 1942 तक देश का हुक्मरान था, उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिला सकते हैं, हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव असेंबली पार्लियामेंट में नहीं भिजवा सकते हैं, तो हमें दूसरे लोग तो सेपरेट मुल्क मांगते हैं, लेकिन हमारे सेपरेट सेटलमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इशू इससे जुड़ा हुआ है। तो इस देश में 1942 में अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और ऐसे उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म होने के बाद हम ये सेपरेट सेटलमेंट का बारे में सोचेंगे और 20 साल के अंदर हम उन लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बना देंगे जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं है। 1947 में जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते थे, उनके पास खेत नहीं थे। और आज भी जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। 35% एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं और 32% ऐसे हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, मार्जिनल फार्मर हैं। तो ऐसे लगभग 2/3 जो खेतों में खेती करने वाले लोग हैं, या तो वो लैंडलेस फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर हैं। तो इसके बारे में जो आवाज उठी थी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में अपना सुझाव पेश किया था कि इन लोगों के लिए सेपरेट सेटलमेंट होने चाहिए, सेपरेट मुल्क नहीं मांगा था, सेपरेट सेटलमेंट मांगा था और पूरे देश के नक्शे के ऊपर
80 ऐसे स्पॉट उन्होंने बनाए थे कि यहाँ इनको सेटल किया जा सकता है। इस देश में खेतों की कमी नहीं है। जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनके पास खेत नहीं है, लेकिन देश में बहुत ज्यादा खेत पड़े हैं और आज भी जितने खेतों में खेती होती है, लेकिन खेती लायक इतनी जमीन हमारे देश में आज भी और पड़ी है, लेकिन वो जमीन उन लोगों को, वो खेत उनको नहीं दिए जाते हैं जो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं। इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ बढ़े। अगर उनको सेपरेट सेटलमेंट बना दिए गए होते, जो 80 सेपरेट सेटलमेंट डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किए थे, अगर वो बन गए होते तो वो लोग शहरों की तरफ ना आते, वो खाली जमीन की तरफ चला जाते। जहां पर उनको सेटल किया जाता वहां वो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते। लेकिन जब उनको खेत नहीं मिले, जब 50 साल में उनको खेत नहीं मिले, लैंड टू द लैंडलेस की बात तो बहुत चली, लेकिन उनको लैंड नहीं मिली, तो वो देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। आज 10-15 करोड़ लोग पिछले 50 साल में देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं। शहरों की समस्या हो गई है, झोंपड़ों की समस्या हो गई है, हाउसिंग की समस्या हो गई है। ये जो समस्या आज क्यों हुई है शहरों में? क्योंकि जो खेतों में खेती करने वाला किसान है उसको खेत नहीं मिले हैं। खेतों की आज भी कोई कमी नहीं है, खेतों की देश में आज भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है बंगाल में कमी हो, पंजाब में हो या केरला में हो, इन 3 प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में खेतों की कोई कमी नहीं है और खेतों में खेती करके अनाज पैदा करने वाले किसानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम उनका मिलाप आज तक नहीं करा पाए हैं। पिछले 50 साल में उनका हम मिलाप नहीं करा पाए हैं, इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं और शहरों की समस्या बन गई है। और शहरों की समस्या के बारे में तो फिर जो लोग शहरों में आए हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। समाप्त कीजिएगा। हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। नहीं ऐसा पार्लियामेंट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्लियामेंट के बाहर तो बोल ही रहे हैं। ऐसा तो आप रोकने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है तो कुछ लोग सुनिए काशीराम जी, आप इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि लीडर्स, छोटे पार्टी के लीडर्स को 15-20-25 मिनट तक दिया जाता है, बाकियों को 10-10 मिनट। जो लीडर्स जितने हैं ये तय किया था, आप अब बात किए हैं, अब आपका तो कंक्लूड करने के लिए एक बेल दिया मैंने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बात इस सदन में सुनी नहीं जाएगी तो हमने तो पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है, पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है। हम इस सदन में प्रबंध कर ही पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में हम ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, अभी भी आपकी बात सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ। बोलिए ना आप तक। तो इसलिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो हम आने वाले समय में, आज हम किस लिए स्पेशल सेशन में आए हैं कि अगर हमने 50 साल में कुछ कमियां रही हैं, पिछले साल में हमें कुछ कमजोरियां नजर आती हैं, उनके बारे में गौर करके आने वाला एजेंडा हमें सही बनाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में जो इस देश में जो अंग्रेजों के राज में जो रिवोल्ट हुआ है, वो रिवोल्ट। आई एम हियर टू रेगुलेट द टाइम, प्लीज डोंट इंटरप्ट। ठीक है, तो मैं नहीं प्लीज कर लीडर ऑफ द पार्टी। तो इसलिए मैं तो आता ही बहुत कम हूँ इधर, और आता हूँ तो बोलता कम हूँ, लेकिन अगर आज बोलने का मौका दे दें तो अच्छा है, अगर नहीं दे दे तो बाहर तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक तो रोकने वाले नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर भी रुकावट हो। अभी आप तो इसलिए तो मैं
क्या कर नहीं, मैं तो अटल जी को भी देख के कह रहा हूँ। अटल जी तो अभी अभी आए हैं। मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को, मैं बोलता हूँ कुछ करता हूँ। मेरा जो करना है, बोलना है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये भी बंद हो जाए तो अच्छा है। इसलिए हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए हमारी अटल जी से बातचीत हो रही थी। तो अटल जी ने मुझसे कहा कि भाई आप अभी थोड़ी देर में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, अगर आप राष्ट्रपति, हम सोचते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो आपका विरोध करेगी, तो इसलिए तो मैंने सोचा, मैंने अटल जी से कहा कि भाई मैं कुछ बात अपनी बोलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, अगर मैं बड़े घर में जाकर उधर बैठ जाऊंगा तो ये काम कौन करेगा, इसलिए मुझे मैदान में डटा रहना चाहिए। और अगर तो इस तरह से तो मैं समझता हूं कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं है। तो अगर अच्छी नहीं लगती है तो हम बाहर बोलते हैं। और मैं अभी क्या बोल रहा था कि ये जो इस किस्म का जो रिवोल्ट पहले से चल रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में आज भी बहुत लेट नहीं हुआ। आज भी हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, समझना चाहिए, और सोचकर समझकर ही आगे का प्लान बनाना चाहिए। उस बात को सोच समझकर अगर प्लान बनाते हैं तो कोई लाभ होता है, अगर बगैर सोचे समझे बनाते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डॉक्टर अंबेडकर की सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, हमने नहीं बनाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, लेकिन क्या आज उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की सरकार है उसके अलावा किसी प्रदेश में क्या वो योजना चल रही है? मेरे नोटिस में नहीं है। सारे सांसद इधर देश के कोने कोने से इधर आए हैं, तो सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी की सरकार अंबेडकर ग्राम विकास योजना को लागू कर रही है। उसके अलावा पूरे देश में उसके अलावा आज तो कोई बात नहीं, आज तो मुलायम सिंह जी नहीं है, जब वो होंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चलाएं। तो इसलिए तो ये अंबेडकर ग्राम विकास योजना क्यों बनाई गई? अगर उसको लागू नहीं करना था, अगर देशवासियों को उसको लागू नहीं करना था, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह से इसी सदन में या इसी गवर्नमेंट ने सेंट्रल की तरफ से तो एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। इसी सदन में ये एक्ट पास हुआ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आज उसकी बहुत चर्चा हो रही है। मुझे इस सदन में बोलना था, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से फैक्ट्स मंगाए हैं कि भाई इसके बारे में तो आप इसके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बाहर कई महीनों से चर्चा चल रही है कि ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये जो एक्ट है ये खत्म होना चाहिए। ये इस सदन ने बनाया है, तो इस सदन को चाहिए कि इसको खत्म करे अगर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम इसको उत्तर प्रदेश की असेंबली में खत्म कर देंगे। इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट उत्तर प्रदेश की असेंबली में कैसे खत्म होगा? ये तो इस पार्लियामेंट को ही खत्म करना होगा। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जरूरी नहीं है, जो इस सदन में 1989 में पेश हुआ और 95 में कंप्लीट हुआ, तो अगर ये एक्ट जरूरी नहीं है तो इसको इस सदन को चाहिए कि इसको खत्म करना चाहिए। अगर ये इसका मिसयूज होता है
अगर कोई भी एक्ट बनाते हैं, अगर उसका मिसयूज होता है तो मिसयूज को भी रोकना चाहिए। मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार में तो क्या फैक्ट्स हैं, जब से उधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो इस एक्ट के खिलाफ बहुत आवाज उठ रही है। तो मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं। तो पिछले 3-4 महीने में जब से बीएसपी की सरकार आई